अब मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए हैं। भाजपा से तो कृष्णलाल पवार हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं अजय माकन, तो वहीं इन दोनों के अलावा एक तीसरा उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री से खेल थोड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा मैदान में आ गए हैं। तो वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी कार्तिकेय का समर्थन किया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर। हरियाणा की दोनों राज्यसभा सीटों पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी की निगाह है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से एक सीट बीजेपी गठबंधन तो दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में आती है। लेकिन बीजेपी की योजना दोनों सीटों पर दांव खेलने की है। इसके लिए हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस से नाराज चल रहे आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई समेत कुछ और विधायकों को यदि बीजेपी अपने रंग में रंगने में कामयाब हो जाती है तो राज्यसभा की दोनों सीटों पर उसकी मजबूती दावेदारी बन सकती है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार समीकरण बिगाड़ सकता है। तैयारी है, 2 सीट है, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। लेकिन सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आने की तैयारी, चलो वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या 90 है, जबकि यहां से 5 राज्यसभा सदस्य चुनकर जाते हैं। फिलहाल 2 सदस्यों बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी समर्थित निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन दोनों के स्थान पर चुनाव होने हैं, जबकि 3 राज्यसभा सदस्यों कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी के डीपी वत्स, बीजेपी के ही रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अभी बाकी है। राज्यसभा में हर राज्य का कोटा फिक्स है। इनमें से 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। पूरे देश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सीटें यूपी में हैं। लोकसभा सांसद चुनने के लिए जनता सीधे वोट डालती है, मगर राज्यसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ विधायक वोट डालते हैं। राज्यसभा में कुल 238 सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, इसलिए उतनी सीटों के लिए चुनाव होते हैं। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। पिछली बार हुए चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वोट खराब हो गया था, जबकि उनके समर्थक कांग्रेस विधायकों की बेंच की स्याही बदल गई थी, जिस कारण इनेलो और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार आर.के. आनंद चुनाव हार गए थे। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे, मगर इस बार क्या कुछ होता है वो 10 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बातें तो यही चल रही थी कि अगर तीसरा उम्मीदवार आता है उसके बाद रणनीति तय की जाएगी। तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो चुकी है, अब किस किस तरह से फिगर्स का साइंस जो है वो इधर उधर करना है, ये देखने वाली बात है। बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, मैं जल्दी से परिचय आपका कराता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ लोकदल के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुशील सिंह न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीप कमल सहारण जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। स्थिति स्पष्ट है, क्या तय किया? देखिए, आधिकारिक रूप से क्या तय किया ये तो प्रदेश का नेतृत्व
उचित समय पर सार्वजनिक कर देगा। आपके चैनल पर भी सीधी बात जैसे ही मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के नेतृत्व के मुख से निकलेगी, आपके माध्यम से जनता के पास चली जाएगी। लेकिन सिद्धांत रूप से ये बात तय है और शीशे की तरह साफ है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी पवार साहब को जिता रही है। उनकी विजय में कोई बाधा कहीं नहीं है। और उसके बाद जो हमारे वोट बचे हैं और जो तीसरे प्रत्याशी आने के बाद नजारा बना है, उससे एक बात साफ है कि हम कांग्रेस को भी हराने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार भी अपने प्रत्याशी को राज्यसभा का चुनाव नहीं जिता पाएगी। ये बात मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूं, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। सामने जो परिस्थितियां पड़ी हुई हैं और इसमें हमें बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी केशव भाई। ये काम हमारा कांग्रेस के मित्र ही कर रहे हैं। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई आज उनकी बैठकों में नहीं थे, नामांकन के समय नहीं थे, कई दिन से गायब हैं राजनीतिक पटल से। वे सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी अभिव्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस के ही विधायकों से जो नामांकन कराने पहुंचे थे, जब मीडिया के मित्रों ने पूछा कि दिल्ली से आए हुए माकन साहब के बारे में आप क्या कहते हैं, तो दो टूक शब्दों में उनके दो विधायकों ने टेलीविजन पर कहा कि हरियाणा से एक विधायक ने कहा कि हरियाणा से होता कैंडिडेट तो कुछ और बात होती, प्रदेश का प्रतिनिधि होता है, प्रदेश का रहने वाला जब कैंडिडेट होता है तो उसको प्रदेश की ज्यादा समझ होती है। और दूसरे जो उनके बहुत बड़े नेता हैं, शायद खुद भी वो मन में लड्डू उनके फूट रहे होंगे कि उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाए, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, यादव साहब, कैप्टन अजय यादव जी, कप्तान साहब ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा का भी हक बनता था राज्यसभा में जाने का। यानी अपनी पार्टी के प्रत्याशी जिनको बनाया गया उनको लेकर और पार्टी आलाकमान के निर्णय को लेकर न केवल वो खिन्न है, बल्कि अपनी मतलब ये डाइवर्जन जो है कांग्रेस पार्टी का डिग्री इतनी है, कांग्रेस पार्टी का डाइवर्जन जो है सार्वजनिक पटल पर कह रहे हैं इधर से उधर करेगा। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे जवाब लेता हूं जल्दी से जी। देखिए, अब जबकि नई स्थिति, नई परिस्थिति पैदा हुई है, जो तीसरा कैंडिडेट भी ये चुनाव के मैदान में है, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का पहले ही चुनावी एजेंडा ये रहा है कि तोड़ फोड़ करो, जिस तरह से इन्होंने गोवा में तोड़ फोड़ की, सरकार तोड़ी, इसी तरह इन्होंने जो सरकार तोड़ने के एजेंडे इन्होंने बना रखे हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, अरुणाचल में तोड़ी, कर्नाटक में तोड़ी, इसी तरह ये राज्यसभा चुनाव में भी तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं। तो तीसरा कैंडिडेट भी जो है ये इंडिपेंडेंट निर्दलीय के रूप में भाजपा उतार रही है, और ये भाजपा जो कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन इनको अब चुनावों के बीच में जब हम जाएंगे, ढींगरा साहब तो आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि कैंडिडेट भाजपा उतार रही है? इसलिए क्योंकि भाजपा तोड़ फोड़ में विश्वास रखती है, और जो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे वो ये बात अभी कह रहे थे अपने मुखबिन से ही कि हम लोग जो है अपना कैंडिडेट जिताने के बाद हम जो है बाकी का कांग्रेस को हराने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये काम में लगी हुई है। ये बात इन्होंने खुद अभी क्लियर की है, जो अभी प्रवक्ता। अच्छा, ये बताइए ढींगड़ा जी, ये बता दीजिए ढींगड़ा जी के कांग्रेस और भाजपा का ये अनुबंध कब हुआ था, एग्रीमेंट कब हुआ था कि हम आपके कैंडिडेट को जिताएंगे? साहब, हम तो आपको हराने के लिए हैं। हमने कब कहा था कि आपके कैंडिडेट को जिताने का काम हमारा है? आप कह रहे थे, मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा था जब आप नाराज हो रहे थे केवल जी, और आप बड़े आश्वस्त होकर कह रहे थे कि 31 विधायक पूरे इनेक्ट हैं। तो जब 31 इनेक्ट हैं, फिर चिंता किस बात की है? तोड़ने दीजिए, करने दीजिए कोशिश। नहीं तो मैं तो अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि हमारे 31 इंटैक्ट है, लेकिन भाजपा का चरित्र बता रहा हूँ मैं। भाजपा का चरित्र आपने वीरेंद्र चौहान जी से मुख से सुन भी लिया, और ये बीच में इंटरप्ट करके फिर बता रहे हैं
कि हम ये तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए इनकी समझ कितनी है कि ये तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं, तो ये अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस भी अपना काम भाई, ये कर रही है। तोड़फोड़ की बात इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इनको गुंजाइश दिख रही है तोड़फोड़ की। और हमारे कैंडिडेट इंटैक्ट हैं, और वो इंटैक्ट है, इसी करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, हमारी वोट जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा, दोबारा से आऊंगा, समय कम है, धीरे धीरे करके सभी के पास में आ रहे हैं। एक एक रिएक्शन लेता हूं। पहले रेडू साहब, एक वोट तो आपके पास भी है और खेल यहां पर 1-2 वोटों का ही होने वाला है। कहां जा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी हर बार इस प्रकार से करती है कि ये खुद ही अपना एक मौका दे देती है। देखिए, आपके साथ ही कई बार डिबेट में मैंने पहले भी कहा है कि सभी पार्टियों का प्रयास रहना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश से ही कैंडिडेट आना चाहिए, हरियाणा प्रदेश का ही कैंडिडेट आना चाहिए। बाहर का कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वो लीडर क्यों ना हो, फिर भी वो जितना एक स्थानीय कैंडिडेट प्रदेश के बारे में चिंता कर सकता है, उसके बारे में कार्य कर सकता है, बाहरी कैंडिडेट शायद वो उसमें इतना खरा नहीं उतर पाएगा। पहले भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका पता भी नहीं लगता कि वो कैंडिडेट भी हमारे हरियाणा प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में है, पता ही नहीं लगता काफी लंबे समय तक। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास आज 57 वोटों का आंकड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका एक सदस्य जो है ना आराम से आदमी जो हमारे कृष्ण पवार जी हैं वो सिलेक्टेड हैं, इसमें कोई संदेह की बात मुझे नहीं लगती है। लेकिन इसके बाद इनके पास 26-27 वोट का जो आंकड़ा बचता है, तो वो जो 26-27 वोट हैं इनके लिए इनको 3 या 4 वोट ही की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने स्वयं ही इनको एक मोहरा दे दिया कि अजय माकन जी को यहां से लेकर के आगे रणदीप जी को वहां बाहर राजस्थान में 3-4 वोटों में एक वोट आपका भी तो होगा, और इसके साथ साथ वो किधर जाएगा? देखिए, हमारी कल मीटिंग है केशव जी, और कल हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग है और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। जो हाई कमान है उसको क्या फैसला लेना वो ये करेंगे। लेकिन मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं कि जो बाहरी कैंडिडेट है, देखो कहीं ना कहीं उसका हक नहीं बनता है, उसको यहां नहीं लाना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये बात कही है, परसों का द ट्रिब्यून का स्टेटमेंट है कि ये हमारा जो कैंडिडेट है ये पंजाबियों का भी भला करेगा। देखो इस बात की स्टेटमेंट आया हुआ है रिटर्न में, इस बात के क्या मायने निकले? कहीं ना कहीं मैं तो ये फिर अब दोबारा आपको दोहराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भूपेंद्र हुड्डा स्वयं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डालने का काम करते हैं। इनकी नीति है ऐसी बनाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और ये अपने चौहान साहब को थाली में रखा रखाया पकवान जो है ना मिल जाता है, और इनको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार से आऊंगा, दोबारा आता हूं। ये बारी वाले टैग की आपने बात, 1 मिनट और मैं कहना चाहूंगा बहुत जल्दी जो ये कार्तिकेय है, ये माननीय अपने जो पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा जी के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं। विनोद शर्मा जी पहले कांग्रेसी लीडर रहे हैं, उन्हीं का ये बेटा है। और समाचार इसे जो ना इससे जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, अपना चैनल है न्यूज एक्स का। हुड्डा साहब का कोई खेल है? देखो, मुझे तो वही शाही वाला चर्चा 2016 वाला कांड फिर मुझे याद आ रहा है, कहीं ना कहीं वही कांड होने वाला हरियाणा प्रदेश। ठीक है, मैं दीप कमल सारण जी के पास आता हूँ जाएगा और कोई ना कोई ऐसा अपना कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि निकाय चुनाव में तो अलग अलग हो गए और यहाँ फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने अभी नहीं सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके डिबेट में, तो लेकिन ये नहीं, डिबेट में नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन डिबेट में जो बात कह रहे थे मैं उसमें कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तोड़फोड़ की बात कह रहे थे कि दूसरे दलों से तोड़फोड़ की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी वगैरह। ये थोड़ा इतिहास केवल ढींगरा जी भूल जाते हैं। 1989 में इनकी पार्टी के चौधरी भजन लाल ने पूरी जनता पार्टी को ही तोड़कर, उसके आधे से ज्यादा विधायकों को तोड़कर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। और केवल ढींगरा जी जिस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मीडिया एडवाइजर थे, उस सरकार में इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 में से 5 विधायक तोड़ लिए थे। और ये नहीं कि आप ये कह दें कि वो अपनी मर्जी से आए थे या संवैधानिक रूप से मर्ज किया था, उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया उनके मर्जर को, उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को।
उन अयोग्य विधायकों के साथ 5 साल तक ये सरकार चलाते रहे, अनैतिक सरकार चलाई इन्होंने बिना बहुमत की, और आज ये दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई आधार, कोई नैतिकता, कोई कहीं पे शर्म रही है कि नहीं रही है। अपना इतिहास भूल जाते हैं, पुराना भी भूल जाते हैं और ताजा ताजा भी भूल जाते हैं। देखिए, जहां तक ये अभी राज्यसभा चुनाव का जो संदर्भ है, हमारी पार्टी ने सबसे पहले सिरसा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये घोषित किया है कि हम कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका समर्थन करेंगे। हमारे सभी विधायक कार्तिकेय शर्मा के लिए वोट करेंगे और पूरी जो उनका सहयोग हो सकेगा वो करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो बाकी विधायकों से भी बातचीत करके उनका समर्थन जुटा लेंगे। 31 विधायक उनको चाहिए हैं। 31 विधायक हमें लगता है कि वो अगले जो 10 दिन है कैंपेन के लिए 10 तारीख से पहले अपने पक्के कर लें। सुशील, आपके पास मैं आता हूं। कुछ रिजॉर्ट्स भी बुक होने शुरू होंगे क्या आप? देखिए केशव जी, आऊंगा सर। सुशील, आवाज पहुंच पा रही है? जी केशव, ये जोड़ तोड़ वाली समीकरणें जो बन रही है, इस पर सवाल कर रहा हूं मैं। निश्चित तौर पर देखिए 90 सीटें हैं और 90 में 57 बीजेपी के पास है। एक कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो भी माना जा रहा है कि या तो क्रॉस वोट करेंगे या अनुपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ एक जो सीट है वो इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला का है, वो भी देखना है कल उनकी बैठक है कि वो किस तरफ जाते हैं। बलराज कुंडू हैं, उनको देखना है कि उन्होंने अभी ट्वीट हमने दिखाया किस तरह से कि उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी है। लेकिन जो अभी समीकरण बन रहे हैं उसके अनुसार INLD कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है, यानी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे जोड़ तोड़ होगा और जबरदस्त जोड़ तोड़ होगा। जो दीप कमल सहारण जी लगातार बता रहे थे कि किस तरह से इतिहास रहा है, और इतिहास हमने भी देखा है रिपोर्टिंग के दौरान कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग जबरदस्त तरीके से होती है। और इस चुनाव में हरियाणा का जो इस बार राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि दोनों तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस खेल में माहिर हैं। सुशील, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि लोकदल कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी? देखिए, अभी जो लगातार अभी खुद जो सजा हुई है ओम प्रकाश चौटाला को, या जिस तरह से राइवरी हम लगातार देखते आ रहे हैं, तो सीधे तौर पे आरोप होता है। और उस आकलन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को समर्थन करने जाती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बाकी प्रवक्ता बैठे हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो बखूबी बताएंगे। फिर इस हिसाब से तो या तो इंडिपेंडेंट या फिर एब्सेंट। बिल्कुल ठीक है। रेड्डू साहब, सहमत हैं आप? हाँ, देखिए केशव जी, हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा ये, लेकिन मैं इसमें इतना सुधार करना चाहूंगा कि पहले अभय सिंह जी के भी कई बार बयान इस बारे में आ चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कल कहां वोट देगी 10 जून को, ये तो कल की हमारी बैठक में फैसला होगा या सीनियर जो लीडरशिप है हमारी वो फैसला करेगी। बट ऑलरेडी हम कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अभय सिंह चौटाला को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कांग्रेस से कोई किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ लोग हैं उन व्यक्ति विशेष से एलर्जी है, जिन्होंने ये षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला आदि को जेल भिजवाने का काम किया है। उन व्यक्ति विशेषों से हमारी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं, उनका हम व्यक्तिगत तौर पर समर्थन मांग रहे हैं, तो इलाहाबाद उपचुनाव में वो कह भी चुके हैं अभय सिंह चौटाला जी मेरे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे हाँ नहीं, उन्होंने तो गोपाल कांडा जी को भी दोस्त बताया, मनोहर लाल जी को भी दोस्त बताते हैं। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलने के लिए जाते हैं। इक्वेशंस क्या होंगी देखने वाली बात है। चौहान साहब के पास आता हूं। नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए केशव भाई, मुझे लगता है कि समीकरण बहुत ज्यादा उलझे हुए नहीं हैं। चीजें लगभग अब साफ सी हो गई हैं और बहुत सारे सवाल अब अनुत्तरित नहीं रहे हैं। ठीक है, रेड्डू साहब और इनके नेता कल तय करेंगे। कल भी हो सकता है सार्वजनिक रूप से वो न बताएं कि वो किसको वोट डालने वाले हैं, और अंतिम दिन बताएं या डालने तक भी न बताएं। परंतु एक बात का अनुमान हम सबको है, हरियाणा के लोगों को भी है, और जो रेड्डू जी ने कहा, जो इनके नेता सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं, उसको अगर कोई आप आधार माने तो कांग्रेस के साथ जाने का इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इनकी ओर से नहीं कह रहा हूं, इनकी ओर से कही गई बातों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल पाता हूं। सब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ये मानते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं
कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला या अजय सिंह चौटाला जी, जो भी इनके नेता कार्यकर्ता जेलों में गए, जिनको सजा हुई, उसके लिए सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं, उनको ये जिम्मेदार मानते हैं। आज कांग्रेस में, हरियाणा में तूती अगर किसी की बोल रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बोल रही है। कैंडिडेट जो आए हैं इस राज्यसभा के चुनाव में, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कैंडिडेट माना जाएगा। वो जीतेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर उसका सेहरा बंधने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कीमत पर इंडियन नेशनल लोकदल का ये वोट कांग्रेस के साथ जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शीश पर अगर ऐसा होता है तो दोनों सिचुएशन में फायदा आपको ही मददगार साबित होगा। दोनों सिचुएशन में फायदा बीजेपी को है, अगर एब्सेंट होते हैं तो भी, और अगर इंडिपेंडेंट तो ये कह रहा हूं जी, हम देखिए, मैं एक मिनट रेडू साहब, आप अपनी बारी में कह लीजिएगा। मुझे तो मैं आता हूं रेडू साहब, तुरंत आपके पास मैं बहुत प्लेन बात पे रेडू साहब, एक सेकंड रेडू साहब, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक प्रत्याशी सीधे तौर पर जीतता है। हमारे प्रत्याशी पवार साहब की जीत में कहीं कोई संशय नहीं है। नहीं सर, सवाल तो दूसरे के ऊपर ही है, हमारी ही नहीं, इस चुनाव में मतदान करने वाले, हमारी ही नहीं, इस चुनाव में मतदान करने वाले प्रत्येक विधायक को आत्मा की आवाज पर वोट डालने का हक है साहब, और आत्मा की आवाज पर वोट डलेगा तो मुझे विश्वास है कांग्रेस के कई विधायक, कांग्रेस, सुनिए तो सही, कांग्रेस के कई विधायक निर्दलीय के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। उस कांग्रेस को कोई आत्मा की आवाज पर वोट नहीं देगा जो टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ी हो, जो 370 आत्मा की आवाज के विरोध में जो है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस के विधायक भी नहीं खड़े होंगे जी। ये आत्मा की आवाज शब्द का जिक्र जो बार बार कर रहे हैं इस चुनाव में चौहान साहब, और पहले भी काफी जिक्र हुआ है भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा, इस आत्मा की आवाज शब्द के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पहचान पाए तो। देखिए, इनकी आत्मा की आवाज तो क्या है, इनकी आत्मा की आवाज लोगों ने गोवा में देखी, लोगों की आवाज नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर लोगों की आवाज होती तो वो गोवा में देखे कि गोवा ने रिपीट कर रहे हो, ये आत्मा की आवाज कांग्रेस विधायकों के लिए कह रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, इनका काम ही तोड़ फोड़ करना है। नया सा कह दीजिए ना, इंगड़ा जी, अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। सुनिए, जनता क्या चाहती है और बीजेपी क्या चाहती है, इसमें डिफरेंस है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, इसमें सरकार कहाँ बन रही है सर? इनडायरेक्ट चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, कहाँ से कहाँ बात घुमा रहे हैं? ये कोई जनता का चुनाव थोड़ी ना है। घुमा रहा हूँ, जो बात चर्चा का विषय है। नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कुछ नया बोल लेते तो अच्छा था। हमारे 31 अभी भी मैं एलानिया कह रहा हूँ कि वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट, ठीक है। रेडू साहब एक फाइनल कमेंट जल्दी से। लेकिन ये लोग तोड़फोड़ करेंगे, ठीक है। कहने से बात नहीं होगा। रेडू साहब जल्दी से, समय कम जी। आज जो है आत्मा की आवाज के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं, इतना ज्यादा आत्मा की आवाज पर जोर दे रहे हैं जैसे कि ये हर काम आत्मा की आवाज के साथ ही करते हैं। अभी कल ही इन्होंने जेजेपी पार्टी को निकाय चुनाव के लिए अलग कर दिया। 2.5 साल से गठबंधन चला रहे हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। 1 मिनट वीरेंद्र भाई, और उनकी आत्मा की आवाज वहां दब गई और वहां आवाज नहीं निकली इनकी आत्मा की, और आज जेजेपी की आत्मा की आवाज निकली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इनके समर्थित कैंडिडेट को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। ये तो जेजेपी की अपनी कोई मजबूरी होगी, इतना होने के बावजूद भी वो आपके साथ चिपके हुए हैं। मैं दीप कमल जी से जवाब देता हूँ बहुत जल्दी से। सारन साहब ये मजबूरी बता रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। वो भी आना जरूरी है। दीप कमल सारन, हाँ देखिए केशव जी, ये इन्होंने ठीक है, समय केशव भाई बिल्कुल नहीं है वीरेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा का। ठीक है रेडू साहब प्लीज, समय मेरे पास बहुत कम है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सारन साहब जल्दी से। देखिए, कार्तिकेय शर्मा के नॉमिनेशन के साथ ही जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले ये ऐलान किया है कि हम उनका समर्थन करेंगे, और वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो किसी दल के उम्मीदवार नहीं है। और अगर विपक्षी दलों को बार बार इस बात से इतना दिक्कत होती है, इतना ऐतराज होता है कि हम साथ क्यों हैं, सरकार में साथ क्यों हैं, और कभी हम अलग क्यों हैं, तो ये उनके लिए खुद की चिंता का विषय है कि वो अपनी पार्टी की बजाय हमारे बारे में इतना चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ में भी दिक्कत है, अलग हो रहे हैं तो अलग में भी दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए तो जहन पे हम ही। ठीक है,
डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, विजेंद्र रेड्डू जी, सुशील सिंह जी, दीपकमल सारंग जी, केवल ढिंगरा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए।